Good morning, students. Today we are starting our new chapter of 12th class, that is solution. Okay. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? सॉल्यूशन आप किसको बोलेंगे? आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कोई भी आपके पास लिक्विड चीज़ है, उसके अंदर आपने कुछ भी सॉलिड डाला। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मिक्सचर बनाते हो ना, आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने नमक डाला या चीनी डाला, उसको मिक्स किया या आपने लैमिनेट बनाया, तो वो आपका एक सॉल्यूशन है। इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैटर की कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, जो हम अपने 7th 8th 9th क्लासेस से पढ़ते आए हैं। क्या पता है हमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन एग्जिस्ट करती हैं अपनी। ठीक है, अभी तक हमारे पास दिमाग में सॉल्यूशन में क्या दिमाग में आता है कि कोई लिक्विड चीज़ है जिसके अंदर हमने किसी सॉलिड को डिजोल्व करा है। लेकिन इस चैप्टर में हम अपने को पढ़ना है कि हम सॉलिड का डिजोल्वेशन इन लिक्विड, सॉलिड का इन गैस, सॉलिड का इन सॉलिड, ठीक, इसी तरह से लिक्विड का इन सॉलिड, लिक्विड का डिजोल्वेशन इन अवर अगेन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। इन द सेम वे गैस का डिजोल्यूशन हम देखेंगे सॉलिड में, गैस का लिक्विड में और गैस का गैस में। इसकी पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें विद एग्जांपल आपको इनके एग्जांपल दे रखे हैं कि आप अगर इन चीज़ों को मिक्स करते हो तो आपको किस तरह के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। ओके, ये जो टेबल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार आप अपनी बुक्स में देख लीजिए। टेबल है सॉल्यूशन का, जो चैप्टर है उसके सेकंड नंबर पेज पे। पेज नंबर क्या है इसका? 35। हाँ, 35 पेज। चेक करिए एक बार। जैसे सबसे पहले आप देखिए गैसेस सॉल्यूशन के एग्जांपल दे रखे हैं। गैस इन गैस, इसमें मिक्सचर लिया है आपने ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ये आपको कहाँ पे अवेलेबल होता है? जैसे अपन अपना एटमॉस्फेयर देखते हैं। ठीक है, लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन। थर्ड एग्जांपल है अपना सॉलिड इन गैस, दैट इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। फिर आपके लिक्विड सॉल्यूशन आते हैं, जैसे गैस, गैस डिजोल्व होती है लिक्विड में। ये कहाँ पे आप देख सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में। ये ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है? जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वही ऑक्सीजन जो कि सी वाटर में या पॉन्ड वाटर में या रिवर वाटर में डिजोल्व रहती है। इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है? इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। किसी भी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में आपने मिक्स कर दिया तो आपको ये लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड, इसका मोस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। ऐसे ही आप ले सकते हैं शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, या फिर आप रोज घर में दूध पीते हैं, दूध में आप शुगर डिजोल्व कर रहे हैं। ये सब एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड को आप डिजोल्व किया कर रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, उसके बाद है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है कि आप गैस को डिजोल्व कर रहे हैं इन सॉलिड में। जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका जब आप हाइड्रोकार्बन्स, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वहाँ पे एक रिएक्शन थी। क्या रिएक्शन थी वो? एल्कीन से आपको एल्कीन डेवलप करना था, उसको चेंज करना था, तब वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ होता है। एल्कीन से आपके दिमाग में आ रहा होगा डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स रहते हैं अपने, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें आप H2 ऐड करोगे और आपको सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे H2 निकल कैटलिस्ट की तरह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और पैलेडियम का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड। अब आपको पता होगा मरकरी एक ऐसा ओनली लिक्विड, ऐसा ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे मेटल्स अपने सॉलिड में। तो जब मरकरी का हम डिजोल्यूशन देखते हैं, उसके अंदर सोडियम मिक्स करते हैं, क्योंकि सोडियम अपना मेटल सॉलिड फॉर्म में, तो हमें ये सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। जैसे आपकी जितनी भी ज्वेलरीज बनती है वो प्योर गोल्ड की नहीं होती। आपने सुना होगा 24 कैरेट्स की या 22 कैरेट्स की। तो कभी भी आप ज्वेलरी लेने जाओगे तो आपको वो 24 कैरेट की नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही स्मॉल रहता है। क्योंकि आप ज्वेलरी कैसे लोगे? डिज़ाइनर ज्वेलरी लोगे। अब आपकी जो डिज़ाइनर ज्वेलरी है, जिसमें आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन प्रेफर करोगे,
कि मेरी जो भी ज्वेलरी है, वेदर इट इज़ रिंग और बैंगल्स कुछ भी हो या नेकलेस हो, तो उसकी जो कंसंट्रेशन रखी जाती है गोल्ड की, वो रखी जाती है 22 कैरेट, और 2% उसमें मिलाया जाता है कॉपर या सिल्वर। ठीक, क्यों ऐड किया जाता है ये? जिससे कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए और वो डेलिकेट ना रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि ज्वेलरी रोज के रोज बनाते, तो ज्वेलर्स क्या करते हैं, उसमें 2% की मिक्सिंग कर देते हैं। लेकिन अगर इसी जगह आप गोल्ड बिस्किट लेते हो तो वो 24 कैरेट्स के। अभी तक ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन को आपकी डेली लाइफ से रिलेट किया गया है कि आपके आसपास की जितनी चीज़ें हैं उनमें किस तरह से मिक्सिंग हो रही है। अभी तक कोई डाउट आप लोगों को? सब क्लियर? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी हमारे पास सॉल्यूशन में, आपको जब भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बीच में। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसका एग्जांपल आप कैसे समझोगे? आपको मेन फोकस करना है इन दो वर्ड्स पे, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है? जिसमें सेम कंपोजिशन रहती है, मतलब मिक्सचर्स को मिक्स किया गया है लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सॉल्ट इन वाटर। आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो आप कहीं से भी उस वाटर का टेस्ट लोगे, कैसा आएगा? सॉल्टी आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर से सॉल्ट का जो मिक्सचर एक बार डिसॉल्व हो गया है उसको ऊपर से टेस्ट करोगे तो अलग सॉल्ट का टेस्ट आएगा, या नीचे से टेस्ट करोगे तो अलग टेस्ट आएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। इसी तरह रोज हम चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, उसमें एक बार अगर हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी शुगर डालनी है उतने की अगर मिक्सचर प्रिपेयर करते तो क्या वो अलग अलग, जैसे आपने शुरुआत में दूध पिया या लास्ट में पिया, कोई फर्क जाता है क्या? वेदर वो प्रॉपरली डिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ ये इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार वो डिजॉल्व हो गया तो अपना मिक्सचर कैसा बन गया? वो होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सैंड इन वाटर, कंपोजिशन सेम नहीं है और वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है ना? जैसे आपने सैंड को एक बार डिसॉल्व किया, बाय द टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर फ्लोट करेंगे, जो बिगर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन कर देंगे। तो हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। इसका हमारे चैप्टर से कैसे रिलेशन है? चैप्टर से रिलेशन है सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मेन जो अपनी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं। इस तरह के जो भी मिक्सचर हमको अवेलेबल होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। अभी जो अपने को 12th क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को आप रिलेट कर सकते हो बाइनरी डिजिट से, जो कि आपने कंप्यूटर में पढ़ी होंगी। बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी डिजिट का 0 और 1। इसमें कितने डिजिट का यूज करें हम? 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब इन 2 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट तो होगा हमारा लार्ज क्वांटिटी में और एक कंपोनेंट होगा हमारा स्मॉल क्वांटिटी में। कोई लार्ज क्वांटिटी में होगा और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में होगा। सिर्फ 2 का मिक्सचर हमको देखना है, ठीक है? जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और आगे जितनी भी डेरिवेशन करेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म बढ़ेंगे, उसमें सॉल्वेंट के लिए नंबर 1 आइडेंटिफाई करते हैं या नंबर 2। कभी कभी बुक्स में ए भी इसको प्रोवाइड किया जाता है अल्फाबेट, और कभी कभी बी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे नंबर 1 है आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो क्वांटिटी है जो कि लार्ज अमाउंट में है। जैसे आपने अगर मिक्सचर लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मुझे बताओ लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा उसके अंदर? सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर। वाटर इज योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्ट। इसी तरह से आपने शुगर का सॉल्यूशन लिया, तब सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, अगेन वाटर। और सॉल्यूट अपना चेंज हो गया शुगर, ठीक है? उसके बाद ये तो अपन ने क्या पढ़ा कि हम इनके कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे। अब नेक्स्ट मान लो आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? लिक्विड के अंदर आपने किसी 2 लिक्विड है आपके पास, 2 ग्लासेस में 2 अलग अलग एपरेटस में। एक लिक्विड के अंदर आपने डाला 1 चम्मच नमक, दूसरे लिक्विड में डाला आपने 2 चम्मच नमक, ठीक है? और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि आप
इसमें आइडेंटिफाई करो किस में परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप कैसे कर सकते हो? क्या देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या करोगे आप? उसका टेस्ट करोगे, जो आपको ज़्यादा खारा लगेगा तो आप बता दोगे। अब यही चीज़ अगर आपको लैब में प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए कि लैब में आपको कोई मिक्सचर प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? 2 लिक्विड और सॉलिड को आप मिक्स करोगे, या कोई भी अपना जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो उसमें टेस्टिंग कैसे करोगे कि किस में कंसंट्रेशन ज़्यादा है या किस में कंसंट्रेशन कम है? उसमें हम बार बार टेस्ट करने का रिस्क तो नहीं ले सकते। या आपको कोई बोलता है कि आप 10% का सॉल्यूशन बनाओ या 20% का सॉल्यूशन बनाओ, तो उसमें आप कैसे करोगे? मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 20% का ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है। %20 ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? कैसे बनाओगे आप? बोलो। 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है, किस में डिसॉल्व करेंगे ग्लूकोज को आप? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो सॉल्यूट क्या होगा इसमें और सॉल्वेंट क्या होगा। एक और वर्ड का ध्यान रखो, AQ शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ मैं, एक्वस। एक्वस जब भी वर्ड आए तब आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वाटर। अब मुझे बताओ सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना? 80% सॉल्वेंट। शाबाश। 80% अपना सॉल्वेंट है और ये अपना है 20%। अभी इसको अगर मैं क्वांटिटी में लिखूं तो ये कह सकती हूँ 20 ग्राम है, और इसको मैंने लिख दिया 80 ग्राम। अगर मैं इनकी कैलकुलेशन दोनों की सेम यूनिट में करूं, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि मैंने सॉल्यूट भी इसी कंपोजिशन का लिया है, दैट इज यूनिट में ग्राम रख रही हूँ, सॉल्वेंट की भी ग्राम रखी है, और सॉल्यूशन है मेरा 100%। तो इसमें जो अपनी फर्स्ट टर्म है मास परसेंटेज, वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है मास परसेंटेज, उसमें क्या लिखूंगी मैं? मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट या सॉल्यूट या सॉल्वेंट। ये कंपोनेंट क्या हो सकता है? या तो मेरा सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ये मेरी मास परसेंटेज निकल आएगी। इसको आप कैसे रिकॉल कर सकते हो? जैसे आपके स्कूल में आपकी परसेंटेज आती है, आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर थे, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको मिल गई मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मेरे को कब यूज करनी है? जबकि दोनों चीजें में ग्राम्स में लेनी, दोनों की यूनिट सेम है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम हम ज्यादातर मेजर करते हैं फ्लूइड्स का, क्योंकि गैस में है, लिक्विड में। अगर मैं इसी जगह मास की जगह कर दूं वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है मेरे? सॉल्यूट या सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड केस है मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ मुझे इसमें क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब मैं कुछ चीज ग्राम में लूंगी और उसको डिसॉल्व कर रही हूँ वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम कंसिडर कर रही हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फोर्थ है अपनी पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये मैं यूज करूंगी फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट से मतलब क्या है आपका? जिसमें सॉल्यूट की परसेंटेज बहुत 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 कम। कितनी कम हो डाइल्यूट सॉल्यूशन में? कि आपको मिलियन से कंपैरिजन करना पड़े। 10⁶ इस कंसंट्रेशन का आपका सॉल्यूशन हो, मतलब सॉल्वेंट हो आपका, और उसके अंदर आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करो। इसका एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे लीटर ऑफ, ये लीटर ऑफ सी वाटर, आपने 1 लीटर सी वाटर लिया, ठीक, उसके अंदर आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है? 1 लीटर आपका सी वाटर है, उसके अंदर आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी आ रही है?
6 into 10 raised to power minus 3 gram. Such a small concentration is also expressed as 1 लीटर पानी ले रहे हो आप और उसमें आपकी कंसंट्रेशन है ये ऑक्सीजन की 6 into 10 raised to minus 3. तो आप इसको पार्ट्स पर मिलियन में कैसे लिखोगे? पहले आप ऊपर इसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन करोगे डिवाइडेड बाय इट्स टोटल कंसंट्रेशन जो कि 10 raised to power 6 में आपके मल्टीप्लिकेशन में आएगी. तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हो कि मिलियंस मतलब समुद्र का पानी कितना कंपैरिजन में. देखो 1 लीटर का मतलब आपके पास क्या जाएगा 10 raised to power 3 cc सेंटीमीटर क्यूबिक 10 raised to power 3 और इधर 10 raised to power minus 3. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ मुझे. ये 10 raised to power 3 है और यहाँ -3. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना जा रहा है अपना अबाउट 10 raised to power 6 है ना. 3 और -3 आप इसको इमेजिन करो नंबर लाइन पे आपकी जो आपने नंबर लाइन स्टडी कर रखी है 7th 8th क्लास में. नंबर लाइन पे स्टडी करो कि डिफरेंस कितना जा रहा है. मतलब अगर आप 1/10 raised to power 6 इतना पानी लोगे तो उसके अंदर सिर्फ 6 ग्राम ऑक्सीजन. तो ये कितनी डाइल्यूट क्वांटिटी होगी 6 ग्राम कितना अप्रोक्सीमेट आप इसको इमेजिन कर सकते हो 1 चम्मच नमक. मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच नमक. तो कितनी डाइल्यूट क्वांटिटी होगी. तो ऐसी डाइल्यूट क्वांटिटी के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन. इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास हो सकती है ppm. अभी तक सब क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन. फास्ट तो नहीं लग रहा आपको? जहां पे भी आपको डाउट आए बीच में पूछ लेना है ना बेटा. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन से आपको पहले पता होना चाहिए मोल्स. क्या मोल्स किसको बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे मोल्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स? मोल्स किसको बोलते हैं किसी को पता है क्या? अच्छा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद करने का. किया क्या? नहीं किया. तो आज का आपका वर्क है 1 to 20 जो अपने पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं उनके आपको क्या याद करने हैं एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मासेस. एक बार आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिए तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. कैसे? ज़्यादातर ये डबल होते हैं. ठीक है इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में. इनको सिंबल से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. ये क्या है? हाइड्रोजन. क्या? सेकंड थर्ड then boron then oxygen then fluorine last neon. ये मैंने 1 to 10 आपके एटॉमिक नंबर 1 to 10 के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स का नाम लिखा है. जनरली इनके जो एटॉमिक मासेस आएंगे वो उनके डबल हो जाएंगे. ये एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस हमको कैलकुलेट करने में आगे हेल्प करेंगे. क्या चीज़? मोल फ्रैक्शन. तो जब तक अपने को इनके एटॉमिक नंबर्स याद नहीं होंगे इनके एटॉमिक मास याद नहीं होंगे तो हम आगे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. कई बार एग्जामिनर हमको इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और कई बार नहीं भी करता है. लेकिन तो अपना काम क्या है कि इनके नंबर्स जो है वो याद करने. और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जैसे सोडियम है पोटाशियम है. इसके अलावा आपका बोरोन है और बेरिलियम है बेरियम है. तो वो आपको पीरियोडिक टेबल भी आगे जाके याद करना पड़ेगा. ठीक है आज का होमवर्क आपका ये 1 to 20 तक जितने एटॉमिक नंबर्स ये हैं अपने एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने हैं. नोट डाउन करो.
हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट हमारी बात चल रही थी मोल फ्रैक्शन की, और उसके बाद हमने बोला था मोल्स को हम स्टडी करते हैं। तो मोल्स लिखकर वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नंबर n, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मास इन ग्राम्स टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। क्या है इसका फॉर्मूला? मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आपके पास हाइड्रोजन 10 ग्राम, हीलियम है आपके पास 6 ग्राम, और मैंने आपसे बोला कि बताओ इसकी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अवर केमिस्ट्री मोल्स कितने होंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर हाइड्रोजन n की वैल्यू क्या होगी बताओ? मास मैंने क्या दे रखा है इन ग्राम्स, दैट इज 10। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका? 1। तो ये कितने हो गए? 10 मोल्स। क्लियर? इसी तरह से मैं हीलियम का लेती हूँ। फॉर हीलियम इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मास इन ग्राम्स कितना है? 6। मॉलिक्यूलर वेट? हीलियम का एटॉमिक नंबर अपना होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। 6/4 तो कितना हो गया? 3/2 और 1.5। इसी तरह से मान लो मैंने आपको दिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के मैंने आपको दिए 28 ग्राम्स। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि नाइट्रोजन के लिए n के लिए अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 28 ग्राम्स में। सिंपल अपना लॉजिक क्या जाएगा? मास तो अपने पास अवेलेबल है 28, उसको हम डिवाइड करें उसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो रिकॉल करो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? वेरी गुड। इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 40। तो ये अपना नंबर 2 मोल्स। क्लियर? तो ये आइडिया क्लैरिफाई हो गया आपका? ठीक। अब दूसरा काम क्या है अपना? मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड शेयर। ठीक। अगर अपने पास 2 कंपोनेंट है, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 मोल फ्रैक्शन आएंगे, Zy1 एंड Zy2। Zy1 में ऊपर हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे जिसकी हमको मोल फ्रैक्शन निकालनी है? 1 किसको रेफर कर रहा है? 1 इज फॉर सॉल्वेंट, तो N1 रख दिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज N1 प्लस N2। 1 किसको रेफर कर रहा है? बताओ मुझे। शाबाश, 1 रेफर कर रहा है अपना सॉल्वेंट को, और 2 किसको रेफर कर रहा है? अपना सॉल्यूट को। अगर मुझे Zy2 निकालना पड़े तो Zy2 मोल फ्रैक्शन किसकी होगी? ये सॉल्यूट की। तो ये किसके बराबर होगी? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? क्लियर बेटा? रब कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक इक्वेशन, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन अवेलेबल है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, Zy1 प्लस Zy2, तो मेरे पास क्या अवेलेबल होगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2। Zy1 प्लस Zy2 आप ऐड करो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N1 अपॉन N1 प्लस N2। नीचे आपका सेम टर्म है N2,
N1 प्लस N2, ऊपर ऐड हो जाएगा ये N1 प्लस N2, सेम टर्म्स दे गेट कैंसिल, तो योर आंसर इज 1। कई बार आपके पास क्वेश्चन में Xy1 की वैल्यू गिवन होगी, या आपको कैलकुलेट करनी होगी। अगर आपको कुछ क्वांटिटी ग्राम्स में दे रखी है या आपको उसका एटॉमिक वेट पता है और आपको Xy2 कैलकुलेट करने का बोला जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो अगर आपने Xy1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको 1 में से माइनस कर लो, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट अप टिल नाउ? एग्जाम्पल 2.1 आपकी बुक में दे रखा है, देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है किसकी कैलकुलेट करनी है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज C2H6O। इससे आप इजीली इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। करो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H2। क्या आ जाएगा? 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, वो क्या होता है अपना 12, 6 एटम है इसलिए, तो 6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। अगेन 2 एटम्स अपने पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8, तो उसका एटॉमिक नंबर है, मास क्या है उसका? 16, उसका डबल। अब इसको ऐड करो, 24 प्लस 6 प्लस 32, क्या आया ये बताओ मुझे? 62 ग्राम्स पर मोल। अब आपको इसके क्या कैलकुलेट करने हैं? मोल्स। बताओ मुझे मोल्स क्या होंगे इसके? मोल्स का फॉर्मूला बोलो फास्ट, अभी सीखा हमने। गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है अपनी स्टेटमेंट देखो, 20% ऑफ C2H6O2। इसको रिकॉल करो 20%, इसमें बताओ मुझे 20% दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास? ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो अपने पास 20 ग्राम, अगर मैं ग्राम में कंसीडर कर रही हूँ। सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते हैं कि ये वाटर है, ये अपना हो गया 80 ग्राम। ठीक, अब इसके मोल्स निकालने हैं। मोल्स में अपने पास मास कितना अवेलेबल है इसका? 20 ग्राम। इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो 62 से, तो ये 20/62 हो गया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.332 मोल्स। ठीक है, अब इसी तरह से मोल्स मुझे अगर कैलकुलेट करने पड़े वाटर के, तो मुझे बताओ वाटर का मास कितना अवेलेबल है? सॉल्यूशन अपना 20% था, तो वाटर का मास अपना कितना हो गया? 80 ग्राम्स। इसको लिख दो आप ऊपर 80। मॉलिक्यूलर वेट H2O का, जल्दी से फास्ट मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कैसे? 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18। ओके, तो 18 को 18 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये? 4.44 मोल्स। ये जो वैल्यू निकाली आपने, Xy1 की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आपने किसकी निकाली? सॉरी, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, मतलब ये आपका निकल के आया है N1 और ये आया है आपका N2, मोल्स कैलकुलेट करके। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? मोल फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ मुझे? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N2 क्या है अपना? सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है अपना? 0.322। इसमें N1 की वैल्यू रखो जो भी अपन ने कैलकुलेट करी है, ये N2 है अपना, ये N1। N1 है अपना कितना? 4.44 प्लस 0.322। इसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगी इसकी मोल फ्रैक्शन, दैट इज 0.068। तो ये आपने जो वैल्यू निकाली, ये आपकी किसकी वैल्यू है? Xy2 की। मोल फ्रैक्शन आप ये किसके निकाल रहे हो? आपके सॉल्यूट की। अभी तक कोई डाउट शिवानी? पक्का? बिल्कुल। चलो अब मुझे बताओ Xy1 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हाँ, फॉर्मूले वाइज तो हमारा ये रहेगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू अपने पास कितनी अवेलेबल है?
4.44 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आंसर अपना, कैलकुलेशन करो। ये आपके पास आ गई 0.932। तो एक तरीका है आपके पास कि ये आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूला रख के निकालो, और एक तरीका है कि आप इसको यूज करो दैट xi2 आपके पास 0.068 है, तो xi1 को आप बिना सॉल्व किए 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास यही सेम आंसर आ जाएगा 0.932। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसके नीचे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये 4 से 5 इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या कर सकते हो आप, मोलैलिटी का कंसेप्ट आएगा इसमें अपने पास, मोलैलिटी है और मास परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करना। चलो सबसे पहले मेरे को पता मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों के बीच का डिफरेंस। हाँ बोलो। देख के। हाँ देख के बोलो। मोलारिटी वो होती है जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और मोलारिटी वो होती है जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ओके, आप बोलो मोलैरिटी क्या है? मोलरिटी लीटर में होता है और मोलरिटी के किलोग्राम में होता है। ओके, वेरी गुड। अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं मोलैलिटी यूज करूं या मोलैरिटी, तो किसको चॉइस में लूंगी? मोलरिटी। मोलैरिटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल है, कैपिटल एम से, वेरी गुड। और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। तो दोनों का डिफरेंस आपको याद है? फॉर्मूला क्या जाएगा अपने पास मोलैरिटी का, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बताइए मुझे। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर। शाबाश। अब आपको पता है मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल्स अपन मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, लीटर, तो इसकी यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद कैपिटल एम। अब दूसरे टर्म है अपने पास मोलैलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऊपर की टर्म अपनी वही रहेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मोलैलिटी में हम वॉल्यूम की जगह कंसीडर करेंगे वेट। एक डिफरेंस, सॉल्यूशन की जगह क्या रेफर करेंगे हम? सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या जाएगी? मोल्स। ठीक। मोलैलिटी और मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद लेटर स्मॉल। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है 1 to 5 इंटेक्स क्वेश्चंस, और ये एग्जांपल्स देख के जाना। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कल डिस्कस करें। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट?